हेलो जाम, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। देखो, नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ कैसे होती है। फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, बायोलॉजी पढ़ना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, फिर पता है प्रेशर होता है कि यार क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा एमबीबीएस के बीच में। एंड उसके बीच में और एक डिफिकल्टी होती है कि इस एनसीईआरटी को, इस क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। एक तो बोरिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और यार वही थ्योरेटिकल चीजें बार बार पढ़ना यार मुश्किल सा हो जाता है। इसकी वजह से आज मैं ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, हम 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में कवर करेंगे। एंड अगर मैं इसके बीच में सक्सेसफुल होता हूं तो मैं इसी तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करूंगा 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूएचओ की इंफॉर्मेशन। एंड ये लाइन टू लाइन पूछा जा सकता है आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के बीच में। तो डब्ल्यूएचओ मतलब आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बाहर से पढ़ लेना। तो इसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है कि टोटल वेलबींग होती है हर एस्पेक्ट के बीच में। जैसे कि आपका फिजिकल एस्पेक्ट हो, इमोशनल एस्पेक्ट हो, बिहेवियरल हो, या तो सोशल एस्पेक्ट हो। इसकी वजह से जो भी हमारी सोसाइटी अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी है तो इन सब मायने के बीच में अच्छी होगी, उसको डिसीजेस कम होंगे, अबॉर्शंस वगैरह कम होंगे, एंड बाकी की सभी चीजें अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के बीच में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज यहाँ पर दिया है। तो हमारा जो इंडिया है यहाँ पर दिया है कि एक फर्स्ट कंट्रीज में से है, हमारी दुनिया में से, वर्ल्ड में से, जिन्होंने ऐसे एक्शन प्लान्स को स्टार्ट किया था नेशनल लेवल पर। देखो, बाकी की चीजों में हम नहीं आगे, बट इस चीज के बीच में है। तो इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली प्लानिंग, जो कि हमने स्टार्ट की थी 1951 के बीच में। जस्ट आजादी मिलने के 4 साल बाद हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज लगी, वो थी फैमिली प्लानिंग। क्योंकि अभी लोगों को आजादी मिल चुकी थी, तो ऐसे याद रख लेना उस चीज को। ठीक है, एंड वेयर पीरियडिकली एसेस ओवर पास्ट डिकेट्स। डिकेट्स मतलब होता है 10 साल, तो यहाँ पर वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर प्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड करंटली इन ऑपरेशन अंडर द प्रोग्राम, जो कि पॉपुलर नेम है आरसीएच, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अभी आगे जाके इसका ही फुल फॉर्म दिया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, तो वो सिमिलर से है, उसके बीच में कंफ्यूज मत करना। उसके बाद में देखो यहाँ पर दिया है, बाकी के जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने एज ए एग्जांपल डाला है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एज वेल एज द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड द एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जिसके बीच में कैसे है कि हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हमारे टीचर्स बताते हैं, हमारे दोस्त हमें बताते हैं, हमें पता चलता है कि एसटीडीज क्या होती है। बचपन में हमें पता था कि एड्स ऐसी कुछ चीजें होती है, तो इसके बीच में वही दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जस्ट रीड दिस, क्योंकि अगर इतना बस पढ़ लोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के बीच में हाईलाइटेड देख लेना। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को हाईलाइट कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट बेस के बीच में श्योरली पूछा जाएगा। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एज वेल एज द मटेरियल सपोर्ट लगता है इसके बीच में। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी। इसके बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती है, कई फीमेल्स को देखो आयरन की डिफिशियंसी वगैरह हो जाती है, या अगर यूटीआई वगैरह हो जाता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के बीच में वगैरह, तो प्रॉब्लम हो जाता है। डिलीवरी के बीच में, ठीक है, एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बीच में, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, एंड यहाँ पर इनफर्टिलिटी है। यहाँ पर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्शन। यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो कॉन्सेप्शन होता है और एक तो दूसरा होता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, और कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी होना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में यहाँ पर क्या है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स वगैरह होती है, न्यू टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। फिर बाद में ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन टू लीगली चेक इंकरेजिंग फीमेल मेनांस ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एटीसी। तो हमारे इंडिया के बीच में आपको पता होगा कि यार स्त्री भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मतलब कि क्या, कि हम पहले चेक करते थे कि यार मेल है फीमेल बच्चा है, अगर फीमेल होती थी तो उसे हम अबॉर्ट कर देते थे हम, मतलब कि वो इलीगली होता था। तो उस चीज को हमने बैन किया था, उसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है उसका रेशो अभी अच्छे से आ रहा है। क्योंकि पहले कैसे हुआ करता था, मेल बहुत ज्यादा हो रहे थे क्योंकि वो वंश माना जाता था, और फीमेल कम हो रही थी, तो उसे हमने किया है। तो अभी यहाँ पर देखिए कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है। एमनियोसेंटेसिस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड आपको पता होगा कैसे होता है कि जो बच्चे के अराउंड, फिटस के अराउंड जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, आपको पता है, आपने रिप्रोडक्शन के बीच में पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें से डेवलपिंग फिटिस जो होती है उसकी कुछ फीटल सेल्स होती है, यहाँ पर दिया है फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बेसिकली इसका एक्चुअल यूज ये है, क्या है कि डाउन सिंड्रोम को पहचानना, आपको पता है डाउन सिंड्रोम कब होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हीमोफीलिया वो भी बताना है, सिकल सेल एनीमिया वो भी बताना है। ठीक है, एंड डिटरमाइन सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। तो इस चीज के लिए एमनियोसेंटेसिस यूज किया जाता था, बट इसका मिस यूज कैसे किया जाता है कि इसके बीच में
उसके हम क्रोमोसोम देख सकते हैं। तो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो हमें पता चलता है कि वो फीमेल है एंड इसका गलत यूज इलीगली होता था फीमेल को अबॉर्ट करने के लिए, मतलब बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए। फिर बाद में रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द एनजीओज, दोनों करते हैं इसे गवर्नमेंट। क्या आपको पता है सहेली एक न्यू ओरल है, देखो यहाँ पर ओरल है, इंजेक्टेबल वगैरह नहीं है, बस ओरल है, कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए है एंड जिसे डेवलप किया गया था हमारे खुद के साइंटिस्ट ने सीडीआरआई लखनऊ के बीच में, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था इंडिया के बीच में एंड इसके पीछे जो भी लिखा है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसे अच्छे से पढ़ लेना, बस बाहर में कभी भी पढ़ लोगे तो ये इनफ हो जाएगा। फिर बाद में इन द लास्ट सेंचुरी, सेंचुरी मतलब कितने साल होता है, 100 ईयर्स, ठीक है, ऑल अराउंड द डेवलपमेंट सभी फील्ड्स के बीच में हमने अच्छे से डेवलपमेंट की थी, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है पीपल की। अभी देखो हर एक कोने में आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, जो डिलीवरीज पहले घर में हुआ करती थी अभी घर में नहीं हॉस्पिटल के बीच में होती है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, आपको पता है प्रेगनेंसी के बीच में हम किट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अभी मैं इंटर्न हूँ, मुझे पता है, मैं गवर्नमेंट के बीच में इंटर्न हूँ, तो ये सभी चीजें हम करते हैं खुद से, ठीक है। विथ बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमारे वर्ल्ड में भी हुआ था, जैसे कि मैंने साइड में लिखा, और हमारे इंडिया में भी हुआ था। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, ठीक है, बिलियन वगैरह मिलियन वगैरह देख लेना, ठीक है। 2000 में मतलब एक सेंचुरी के बीच में, सेंचुरी मतलब 100 साल ही होते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना कमेंट सेक्शन के बीच में, आई एम नॉट दैट प्रीटी श्योर, ठीक है। तो 2000 में वो 6 बिलियन हो गई। 2011 का मतलब 11 का जो लास्ट सेंसस था अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, उसके बीच में वो 7.2 बिलियन हो चुका था। अभी इंडिया की बात करेंगे, हमारा इंडिया इस चीज के बीच में पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ते जाएगा। 1947 क्यों लिखा है, क्योंकि आपके एनसेट के बीच में लिखा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 350 मिलियन था। 2000 में जाते समय वो 1 बिलियन हो गया और 2011 में उसने 1.2 बिलियन को क्रॉस कर दिया था। भाई नेक्स्ट लेवल की पॉपुलेशन ग्रोथ है, चाइना को भी टक्कर दे दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर उसका रीजन दिया है कि हमारा जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट था उसका रैपिड डिक्लाइन हो गया था, मतलब जो मम्मी थी, मतलब जो सॉरी नॉट मम्मी, प्रेग्नेंट फीमेल थी, वो मतलब डेथ हुआ करती थी उनकी, वो कम हो गया। और जो बच्चे भी पैदा होने लगे हैं अभी उनकी डेथ रेशो कम होने लगा है। अभी एलएससीएस वगैरह जो होता है, मतलब कि एबॉर्शन, सॉरी एबॉर्शन क्यों कह रहा हूँ बेटा, ठीक है, एलएससीएस थ्रू जो बच्चा होता है, ठीक है, उसके थ्रू नॉर्मल अगर डिलीवरी नहीं हो पाती है तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे अभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, वो सभी चीज इसके अंदर दिया है, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव एज का जो एक ग्रुप है हमारा वो बढ़ गया। अभी मैं भी रिप्रोड्यूसिबल एज का ही हूँ ना बेटा, कल जाके मेरी शादी होगी, मेरे 10-20 बच्चे होंगे, उसी टाइप का सिमिलर यहाँ पर दिया है, ठीक है, थ्रू द आरसीएच प्रोग्राम, ठीक है। दो वीक यहाँ पर देखो उसका फुल फॉर्म क्या दिया है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ दिया है, यहाँ पर केयर दिया है कि यहाँ पर नहीं दिया है, तो एनसीईआरटी में दोनों फुल फॉर्म दिए हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ भी दिया है और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी दिया है, ठीक है। दो वी कुड ब्रेक डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, हमने किया है बट वो मार्जिनल है बहुत थोड़ा सा। जैसे कि अकॉर्डिंग 2011 का सेंसस जो था, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 2%, लेस देन 2% था, ये इंपॉर्टेंट, लेस देन 2%, मोर देन देंगे यहाँ पर आपको एनटीए कैसे घुमाएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के बीच में, मोर देन 2%, इट इज लेस देन 2%, मतलब कि 20 लोग बढ़ रहे हैं, 20 बच्चे बढ़ रहे हैं 1000 लोगों के बीच में। जैसे सपोज हम 1000 नीड एस्पिरेंट है तो हमारे पीछे 20 बच्चे बढ़ेंगे, इस तरीके से एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ सकती है। आपको लगेगा कि लेस देन 2% बहुत कम है, नहीं, लेस देन 2% है, बहुत ज्यादा रेशियो बेटा, बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर आप देख सकते हो द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, जो कि आपने देखा होगा बचपन में, आपने बिल बोर्ड्स वगैरह देखे होंगे, जाहिरात बहुत हुआ करती थी, व्हेन आई यूज्ड टू बी इन 4th और 5th क्लास, हम दो हमारे दो, ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, ठीक है, लाइक V2R2। एंड इसके बीच में मेनी कपल्स जो है अभी अर्बन एरियाज के, ये अभी वन चाइल्ड नॉर्म अभी एक्सेप्ट करें, मतलब कि हम तो हमारा एक ही कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली हम में से भी कई स्टूडेंट्स कभी लोग यही करेंगे, हम तो हमारा एक ही करेंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वी डोंट केयर अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन हियर, विल जस्ट कंटिन्यू वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेजिंग मैरिजेबल ग्रुप, यहाँ पर 18 साल है फीमेल के लिए, मेल्स के लिए 21 साल है। इंसेंटिव्स दिए जाते हैं स्मॉल फैमिलीज के लिए, जिनके बच्चे कम होते हैं उन्हें हम ज्यादा प्रायोरिटीज देंगे, जिन्हें हम ज्यादा फैसिलिटीज देंगे, जो ज्यादा बच्चे वाले बच्चे हैं, लोग हैं, उन्हें हम गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं देंगे, ऐसी चीजें होती है बेटा, ठीक है। फिर हमने कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर दिया, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बेटा की प्रेगनेंसी को अवॉइड करने वाली चीज, एंड कॉन्सेप्शन मतलब अलग होता है, कॉन्सेप्शन वो हम ट्राई कर रहे होते हैं बेटा, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में दिया, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, पहनने में आजादी, सब मिलने में आजादी, हर एक चीज, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा उसे ढूंढना पड़ रहा है, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल होना चाहिए, लिस्ट साइड इफेक्ट्स के साथ होना चाहिए, और ये हमारे सेक्सुअल ड्राइव के साथ कोई इंटरफियर नहीं करना चाहिए। एक आध ऊपर वाली चीज कम ज्यादा हो जाएगी तो चलेगा, ड्राइव नहीं कम होनी चाहिए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बट ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इस टॉपिक को कवर में डिटेल में कवर किया है दूसरे वीडियो के बीच में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, डिटेल में कवर किया है इस टॉपिक को, फिर बाद में इसका रिवाइज कर रहा हूँ। और ये मतलब एक वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमें अवेलेबल है, साइड में आप ऑप्शन देख सकते हो, नेचुरल है, बैरियर
है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स है, सर्जिकल है, इसे हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे आगे नेचुरल मेथड्स को। नेचुरल मेथड्स मतलब कैसे होता है कि हम उसके चांसेस को, मतलब ओवम एंड स्पर्म जो मीट करता है उसके चांसेस को अवॉइड करेंगे। तो उसके बीच में सबसे पहला आता है पीरियोडिक असिस्टेंस। मतलब कैसे होता है आपको पता है, देखो हर एक आदमी जो कि इसे यूज करता है उसे उस साइकिल के बारे में पता होता है। साइकिल मंथ के अकॉर्डिंग नहीं चलती, आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो चलती है फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग। मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बीच में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो उसका डे फर्स्ट है, ये उसका डे 20th है जस्ट सपोज, ठीक है। तो जो उसका ओव्यूलेशन होता है वो ओव्यूलेशन पीरियड होता है 10 से लेकर 17 दिन, ये बीच वाला पीरियड, ठीक है। तो इसके बीच में क्या करता है वो कपल सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करता है, या इस पीरियड के बीच में वो कॉन्डोम्स वगैरह यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड द ओवम, इसके हम कहते हैं पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। दूसरा होता है मतलब उस 10 से लेकर 17 दिन के बीच में उसे हम फर्टाइल पीरियड करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा होता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। मेल के बीच में कैसे होता है, बेसिकली मेल को थोड़ा सा पहले पता चलता है कि यार हाँ इजैकुलेशन वगैरह होने वाला है, तो उस टाइम पर वो उस पेनिस को बाहर निकालता है, मतलब कोइटस के टाइम ये पेनिस को बाहर निकालता है, तो उसकी वजह से वो चांस अवॉइड हो जाता है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आगे जाके आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी एक्सप्लेन करूंगा। लैक्टेशनल अमेनियोरिया तीसरा होता है बेटा। अभी कैसे होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, उसका भी रीजन ऊपर लिखा है मैंने। लैक्टेशनल एमेनियोरिया कैसे होता है कि जब भी कोई फीमेल बच्चे को जन्म देती है, पर्चुरेशन होता है, तो वहां पर उसके बॉडी में अभी मिल्क की फॉर्मेशन होने वाली है, तो मिल्क के फॉर्मेशन के लिए लगता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। अभी प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है जब भी ये बढ़ता है तब मिल्क की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से वो रिलीज होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर कम हो जाएंगे तो एफएसएच एज वेल एज दी एलएच जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होने वाला तो वो चीज नहीं होगी, प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होने वाली, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि ये जो लैक्टेशनल एमेनियोरिया चलता है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन के लिए चलता है, अगर वो इंटेंसिवली मतलब कि बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रही है। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं चल रही है तो 2 3 4 महीने के लिए भी चलता है, तो उससे कम पीरियड के लिए भी चल सकता है। तो देखो नेचुरल मेथड्स के बीच में पीरियोडिक अब्सिस्टेंस, तो इसके बीच में रिस्क रखते हैं कि बेटा पीरियोडिक अब्सिस्टेंस के बीच में रिस्क क्या रहते हैं कि अभी फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती। देखो अगर आप में से कई फीमेल्स है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती, तो वहां पर वो रिस्की है बेटा, ठीक है। अगर कई अदर जगह पर, अगर कई अदर दिन पर अगर ओव्यूलेशन होगा तो रिस्की है। विड्रॉल मेथड के बीच में कैसे होता है कि अगर गलती से इजैकुलेशन हो जाए, ठीक है, अगर गलती से इजैकुलेशन ना भी हो जाए तो एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले कुछ इजैकुलेशन, थोड़ा सा इजैकुलेटिव फ्लूइड रिलीज होता है, उसकी वजह से रिस्क हो सकती है। लैक्टेशन एमेनियोरिया के बीच में अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, अगर ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया तो वहां पर रिस्क हो सकती है। तो इसकी वजह से हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील। ये नेचुरल होता है बेटा, ठीक है, नॉर्मल कोइटस होता है और चांसेस ऑफ फेल्योर ये इसके बीच में बहुत हाई होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरा बैरियर मेथड, बैरियर मतलब होता है इसके बीच में कोई हम एक बैरियर लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे दोनों के बीच में अभी ये बैरियर है, ठीक है, एक खराब यूज कर लिया मैंने, ठीक है, दिखा दिया आपको। तो इसके बीच में ओवम एंड स्पर्म्स को हम फिजिकली मीटिंग से अवॉइड करते हैं, तो जिसके बीच में दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल के लिए भी बैरियर होते हैं, फीमेल के लिए भी होते हैं, हम दोनों का डिस्कस करेंगे। तो कॉन्डोम्स जो होते हैं ये बने होते हैं थिन रबर से या तो लैटेक्स शीट से। ये मेल के बीच में पेनिस को कवर करते हैं और वजाइना एंड सर्विक्स को करते हैं फीमेल्स के बीच में, मतलब कि दोनों के लेवल होते हैं, ठीक है। और इसे क्वाइटस से पहले पहनना होता है, नहीं तो क्वाइटस कर लिया फिर बाद में पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्ट बिफोर नॉट आफ्टर, ये आपको एनडीए खराब करके पूछेगा। तो इसके बीच में क्या करेगा कि वो स्पर्म वहां पर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे मेल के बीच में एक सबसे पॉपुलर ब्रांड है निरोध, जो कि गवर्नमेंट आपको फ्री में दे सकता है, एंड इसका यूज मेल के अंदर किया जाता है। कॉन्डोम्स का एक बेनिफिट होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, इसकी वजह से इसका यूज बढ़ गया है, क्योंकि इसकी वजह से एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं होते, एड्स नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे कि जो बाहर मतलब सेक्स वर्कर्स वगैरह होते हैं वो भी इसी चीज का यूज करते हैं, ठीक है, विदाउट केयर करते हैं नहीं, इसकी वजह से इसका यूज बढ़ गया है बेटा, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होते, डिसीजेस नहीं होते हैं, और ये डिस्पोजेबल भी होते हैं। इसकी वजह से सेल्फ इंसर्टेड होता है, खुद से पहन सकते हो, फीमेल खुद से पहन सकती है, मेल खुद से पहन सकता है, यूज किया डिस्पोज कर दिया, प्राइवेसी देते हैं, ठीक है, किसी को जाके बोलने की जरूरत नहीं कि यार मुझे पहना दे प्लीज, ऐसे कर खुद से पहन लिया, ठीक है। फिर बाद में फीमेल्स के लिए होते हैं डायफ्राम से, सर्वाइकल कैप से, वॉल से, ये भी बैरियर है, ये रबर से बने होते हैं, लैटेक्स शीट मत लिख देना यहाँ पर, ये बस रबर दिया है यहाँ पर। ये फीमेल खुद से इंसर्ट कर सकती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बीच में, और ये सर्विक्स को कवर करता है ड्यूरिंग क्वाइटस। ये हर एक लाइन का एक शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीयूजेबल है, एक बार दे दिया फिर बाद में इसे डिसइंफेक्ट कर लिया, फिर से रख दिया अच्छे से, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम इसे यूज कर लिया, ठीक है।
और इसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती है जिसकी वजह से sperm मरते हैं, जेलीज होती है, फॉर्म्स होती है, जो कि इसके साथ हम यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। देन आपके पास है इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है, वो भी पॉपुलर मेथड है, जिसके बीच में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसे आप खुद से पहन नहीं सकते, नहीं तो आईयूडी आप खुद से पहना नहीं, डॉक्टर या तो नर्सेस आपको, एक्सपर्ट नर्सेस आपको पहना देगी। और ये वजाइना के थ्रू हम पहनते हैं बेटा, इसके लिए ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, वजाइना के थ्रू इसकी एंट्री होती है, बहुत छोटा सा होता है, हमारे हॉस्पिटल के बीच में तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में है बेटा नॉन मेडिकेटेड है, जिसके बीच में लिपिड लूप होता है। नॉन मेडिकेटेड मतलब कि इसके बीच ना कॉपर है, ना हार्मोन है, ना कुछ नहीं, इट इज जस्ट डिवाइस। इसकी वजह से ये एज अ फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, जब भी कोई चीज आपके बीच में आती है, लाइक स्पर्म्स वगैरह आती है, तो इसकी वजह से उसका भी स्पर्मिसाइडल की तरह एक्ट होता है, उसकी भी मोटिलिटी वगैरह कम हो जाती है। कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीनोड 375 इसके बीच में आता है, ये कॉपर रिलीज करते हैं और कॉपर की वजह से उसकी स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, और मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पर्म्स के लिए अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होता है, प्रोजेस्टेरोन ये है, एलएनजी लेवोनोजेस्ट्रॉल 20 है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है साइड में, इसे याद करें, इंपॉर्टेंट है। आयोडीज जो है वो फाइगोसाइटोसिस स्पर्म्स की बढ़ाती है यूट्रस के बीच में। कॉपर रिलीजिंग जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को कम करता है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होता है वो एडिशनल क्या करता है, यहाँ पर दिया है, इंपॉर्टेंट है। हार्मोन रिलीजिंग वाला स्पीच यूट्रस को अनस्टेबल कराएगा इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, और सर्विक्स को होस्टाइल बनाएगा स्पर्म्स के लिए, अगर स्पर्म्स आएंगे तो सर्विक्स में उसे ही मारा जाएगा, ठीक है, या उसकी आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। आयोडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उन फीमेल्स के लिए जो कि डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी या स्पेस करना चाहती है चिल्ड्रन को। अगर मेरी कल जाके शादी होती है और मुझे तुरंत बच्चा नहीं चाहिए, बट मैं तो मतलब अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करूंगा, ठीक है, जीऊंगा, तो उस कंडीशन के बीच में आईयूडीज यूज करना इंपॉर्टेंट है। या तो अगर फर्स्ट चिल्ड्रन हो गया और दूसरे के बीच में 5 साल का एक गैप लगाना है, तो उसके बीच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली तो कॉन्डम्स यूज नहीं कर पाओगे और उसके बीच में रिस्क भी होती है, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स इन द इंडिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में इम्प्लांट्स वगैरह दिए, ठीक है, जाने दो। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रोजेस्टेरोन का, ये पिल्स की तरह आता है। एक तो प्रोजेस्टेरोन होगा या तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होगा, बस, या ओनली एस्ट्रोजन कभी भी नहीं होता है, ये तो कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यूज किया जाता है, ये फीमेल्स के लिए होता है, मेल्स के लिए नहीं होता, हम नहीं ले सकते बेटा, इसे फीमेल्स ले सकती है, ठीक है। और पॉपुलरली इसे पिल्स कहा जाता है, और ये पीरियड ऑफ 21 दिन के लिए जाता है, फिर बाद में एक 7 दिन का गैप होता है जिसके बीच में मेंस्ट्रुएशन होता है, और फिर बाद में 5वें दिन या 3rd या 4th या 5th दिन, जैसे कि आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, उसी के साथ इसे आपको रिपीटेडली यूज करना है, और फिर बाद में आपको रिस्क कोई नहीं होती है, ठीक है। और ये फीमेल कॉन्सेप्शन के लिए यूज कर सकती है, ठीक है, जब भी आपको मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है बाद में। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हर एक चीज का फंक्शन क्या है, जैसे कि कॉन्डोम्स का फंक्शन क्या है, इम्प्लांट्स का फंक्शन क्या है, कॉपर का फंक्शन क्या है, यहाँ पर आपका बस लिपेज लूप का फंक्शन क्या है, कौन सा फैगोसाइटोसिस बनाता है, हार्मोन वाला क्या करता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इम्प्लांटेशन एज वेल एज द अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटायर्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने आपको 3 स्टार लगा के दिया है। पिल्स जो होते हैं ये वेरी इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, यहाँ पर आपको एनटीए बताएगा, घुमाएगा कि हाइयर साइड इफेक्ट्स, आपको लगेगा कि यार हाँ पिल्स होती है मतलब हाइयर साइड इफेक्ट्स नहीं, इट इज विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। इजी है, गोली खाया आराम से हो गया बेटा, ठीक है, बस गलती नहीं करनी, गोली डेली लेनी है बेटा, और गलतियां फीमेल नहीं करती, लेती है, ठीक है। सहेली जो कि हमने पहले देखा था फीमेल्स के लिए है बेटा, ये नॉन स्टेरॉइडल है, CDRI लखनऊ ने इसे बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिपरेशन है, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल है, इसकी वजह से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। 1 वीक है, हफ्ते में एक बार लेनी है, 21 दिन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यू साइड इफेक्ट्स है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, तो देखो CDRI लखनऊ ने कितनी बढ़िया चीज की थी। फिर बाद में है प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, जैसे कि हमने पिल्स के बीच में देखा था, ये हम इंजेक्शंस की तरह या इम्प्लांट्स की तरह, जो कि अंडर द स्किन होता है, अंडर द स्किन होता है, सबक्यूटेनियस के टाइप इसे हम यूज करते हैं, ये भी सिमिलर एक्शन होता है, बट इसका इफेक्टिव पीरियड ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्लोली रिलीज करेगा। अगर मेरे इसके बीच में स्किन के नीचे अगर है तो इसका कैसे होगा, रिलीज स्लोली होगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक चलता है। या तो यहाँ पर दिया अनवांटेड 72, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि अगर कभी गलती से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या कैजुअल कॉइटस वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन के बीच में आप प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दे सकते हो विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस।
एंड ये बहुत इफेक्टिव होता है एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पर इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इमरजेंसी आप आईयूडीज को भी यूज कर सकते हो एज इमरजेंसी, बट वो इतना फिजिबल नहीं है। ये सबसे ज्यादा सिंपल चीज है कि अनवांटेड 72 की एक ही टैबलेट होती लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे आफ्टर 72 आवर्स नहीं लेना है, बिफोर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना लेना है। फिर बाद में सबसे लास्ट है स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन मतलब आपको एक पता चलता है कि यार उसमें से रिवर्सिबिलिटी एक्सक्यूज मी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। एक बार कर डाला तो लाइफ टाइम के लिए झिंगा डाला, फिर बाद में रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। हाँ होती है, ट्यूबोप्लास्टी वगैरह होती है, फिर बाद में आप कर सकते हो, बट उसका चांसेस रेयर होता है, कम होता है। और ये दोनों में से एक के लिए अवॉइड किया जाएगा, मतलब एडवाइस किया जाएगा। तो देखो कि अगर मेल है, फीमेल है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो दोनों को कराने की जरूरत नहीं है। अगर मेल ने कर लिया तो फीमेल को कराने की जरूरत नहीं है, अगर फीमेल ने कर लिया वाइस वर्सा, ठीक है, वही चीज होती है। डायग्राम के बीच में देख सकते हो वैजेक्टोमी, पास रेफरेंस टाइड एंड कट है। फीमेल के बीच में ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब्स, टाइड एंड कट है। यहाँ पर सिंपल सा चीज होने वाला है। सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करता है, जो एंट्री होती है उसे ही रोक देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मेरे बीच में अगर वैजेक्टोमी हुआ है तो मेरे सीमेन के बीच में क्या एब्सेंट रहेगा, तो मेरे सीमेन के बीच में स्पर्म्स एब्सेंट रहेंगे, बाकी सब कुछ होगा, इजैकुलेटरी फ्लूइड होगा, पर उसके बीच में स्पर्म्स नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर मेल के लिए वैजेक्टोमी है, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर डाला था, वो देख लेना। वैजेक्टोमी के बीच में स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस रिमूव और टाइप किया जाता है, और इसके लिए इंसिजन होता है स्क्रोटम के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। इंसिजन कहां पर लेते हैं, स्क्रोटम के ऊपर। और ट्यूबेक्टोमी के बीच में फेलोपियन ट्यूब कट किया जाता है, या तो आपका रिमूव किया जाएगा, टाई अप किया जाएगा, बट यहाँ पर इंसिजन होता है एब्डोमेन के बीच में और थ्रू वजाइना, ये दोनों होता है। ये हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा होते हैं, हम देखते हैं। तो ये एक तो वजाइना के थ्रू हो जाएगा या तो थ्रू एब्डोमेन होता है, बट हमारे बीच में स्क्रोटम के ऊपर ही इंसिजन लिया जाता है। और ये आपसे रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर पूर होती है, आप देख सकते हो, अपनी एनसीईआरटी हाथ में रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है ये बस आपको रीड करना है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। फिर बाद में होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। तो एमटीपी एक्ट जो है हमारे यहाँ पर 1971 में इंडिया में लीगलाइज किया था। तो हर साल ऑलमोस्ट 45 टू दुनिया में पूरे वर्ल्ड के बीच में 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म की जाती है। 1/5 है टोटल कंसीव प्रेगनेंसीज के बीच में, अगर 5 प्रेगनेंसीज होती है तो उसमें से एक प्रेगनेंसी को एमटीपी किया जाता है। और इसके ऊपर सच रेस्ट्रिक्शंस भी है बहुत सारे, जिसकी वजह से हमने इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स को रोका है, कम किया है। क्योंकि एमटीपी का फायदा करके लोग कैसे करेंगे, बाहर जाके देखेंगे कि लड़का है लड़की है, अगर लड़की है तो एमटीपी कर देंगे लीगली, बट वो तो गलत चीज है बेटा, तो उसके ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं। एमटीपी क्यों करनी है, क्योंकि अगर कैजुअल इंटरकोर्स हो गया, अनप्रोटेक्टेड है, अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह, ठीक है, एज एग्जांपल, सॉरी, ठीक है, एक मेल है, उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो वो कोई गुनाह तो नहीं है बेटा, ठीक है, वो तो कोई गुनाह नहीं है। वो प्रेग्नेंट रह गए तो उन्हें करना था, उन्हें कर लिया। या अगर रेप की केस है, रेप के केस बीच में वो प्रेगनेंसी क्यों कंटिन्यू करना चाहेगी, फीमेल नहीं करना चाहेगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस बीच में नहीं करना चाहेगी, तो उस कंडीशन के बीच में एमटीपी करनी है। तो ये एसेंशियल होता है जब भी कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल हो सकता है, एक तो फीटल के लिए, बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो मदर या दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है, उस कंडीशन के वो कर देंगे। तो ये सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बीच में। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 9 मंथ्स को हम 3 के पार्ट्स में 3 में डिवाइड कर देंगे, इस 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो एक ट्राइ मतलब हर एक मंथ के बीच में आपका 4 वीक्स आता है, तो 4 इंटू 3 मतलब 12 वीक्स आता है। तो यहाँ पर 12 वीक्स लिखा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बीच में इजीली होता है थोड़ा सा, एंड बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच में रिस्कियर हो जाता है। एमटीपी जो इलीगली अनक्वालिफाइड क्वैक्स के द्वारा की जाती है, वो बहुत गलत चीज है बेटा, अनसेफ है, जिसकी वजह से मदर बहुत बार मर जाती है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाती है, होस्टाइटिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फीमेल की डेथ हो जाती है। तो अनदर डेंजरस है एमनियोसेंटोसिस, जिसके बीच में हमने देखा है कि फीमेल फिटिसाइड्स का जो रेशो था वो बढ़ गया था। तो ये फिर बाद में जो साइड में लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट किया गया था 2017 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमटीपी का अमेंडमेंट कब किया था, 2017 के बीच में, जिसकी वजह से हमने इलीगल एबॉर्शन को कम किया था। इसके अंदर कैसे है कि अगर आपको, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बीच में अगर प्रेगनेंसी को एमटीपी करना है तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेनी पड़ेगी। क्यों पूछेगा वो कि उसका रीजन क्या है, क्यों करना है आपको, आप गलत तो नहीं कर रहे हो, वो चीजें वो देखेगा। और सेकंड चीज है कि अगर आप 12 टू 24 वीक्स के बीच में अगर करने वाले हो तो 2 लगेंगे। अगर अपडेटेड एनसीईआरटी के बीच में अगर इसके बीच में कुछ अलग दिया है तो वो चेक कर लेना, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी का पीडीएफ है, ठीक है। वो कब कर सकते हो आप, जब कंटिन्यूएशन रिस्की हो सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वही है बेटा, ठीक है, इसके बीच में कोई अदर मैजिक नहीं है। फिर बाद में हम एसटीडी को डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा ही पोर्शन बाकी है हमारा। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलता है। इसके बीच में एसटीआई होता है, ठीक है, इसे हम वेनरल डिसीज भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बीच में एग्जांपल से गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी इसके बीच में है। एचआईवी जिसकी वजह से एड्स होता है, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपको पता होगा। इसके बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि हेपेटाइटिस बी एज वेल एज दी एचआईवी जो है,
ये बस सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलते, ये इंजेक्शन नीडल से फैलते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैलते हैं। अगर आप नाई के पास जा रहे हो, वो सेम ब्लेड यूज कर रहे हो तो उससे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है, मल्टीपल चीजों की वजह से ये होता है। बाकी के जो होते हैं वो मोस्टली तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड HIV इज द एक्सेप्शन। एंड उसी के साथ हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पेस एंड HIV, ये 3H जो है बेटा, ये अगर इनको छोड़ के, अगर मतलब ये तो ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट चीज है, बट इनको छोड़ के अगर बाकी के डिसीजेस अर्ली अगर आपको समझ में आते हैं तो क्यूरेबल है, टोटल क्यूरेबल है। एंड इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइनर होते हैं, कभी कभार ईचिंग होती है, जस्ट अगर आपको कभी वहां पर ईचिंग हो तो आप उसे अवॉइड भी कर देते हो ना, उसी तरीके से फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग वगैरह होती है तो स्लाइटली है, कभी कभार असिम्टोमेटिक भी होता है। टाइमली डिटेक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है बेटा इसी चीजों के लिए, नहीं तो हम अबॉर्शन या स्टिल बर्थ या एक्टोपिक प्रेगनेंसी को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इनका इंसिडेंस ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बीच में पूछा जाएगा। देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्संस इन द एज ग्रुप 15 to 24। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? अननोन पार्टनर से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मत कर लेना, कॉन्डम यूज कर लेना, क्योंकि आपको पता है वो STI की देता है। एंड अगर आपको डाउट होता है कि नहीं यार मुझे STI है, ठीक है, तो उस कंडीशन के बीच में क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना आपको हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। तो इनफर्टिलिटी उसके डेफिनेशन दिए है, a large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. मतलब कि एक फेल है, एक फीमेल है जो कि 2 साल तक कंटिन्यू साथ में रह रहे, साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं 2 साल तक, ये आपके समरी में दिया है। फिर भी अगर उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है, मतलब वो अगर मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो दे आर कॉल्ड एज इनफर्टाइल कपल। वजाइनल इंटरकोर्स होना चाहिए, नॉट एनल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंजेनाइटल है, डिसीजेस है, ड्रग्स है, इम्यूनोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, वो कपल जो है कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, जिसे हम आर्ट भी कहते हैं। आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड मतलब कि डॉक्टर्स के थ्रू असिस्ट किया, कैसी प्रोसीजर के थ्रू असिस्ट किया है टेक्नोलॉजी, उससे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आप IVF सेंटर भी कहते हो। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है कि बॉडी के बाहर सिमिलर कंडीशंस के बीच में एम्ब्रियो को बनाया जाता है और फिर बाद में एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है बॉडी के बीच में, जिसे हम कहते हैं AET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। और इस प्रोसीजर को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब के बीच में लिटरली नहीं होता है, उसका एक शब्दशः मीनिंग मत ले लेना। ठीक है, यहाँ पर फिर बाद में है द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस विद अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। अगर 8 ब्लास्टोमर्स तक है तो उसे आप जाइगोट के बीच में ट्रांसफर करोगे, फिर बाद में वो जाते 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 यूटेरस के बीच में इम्प्लांट हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब अंदर। ठीक है, तो ये 8 ब्लास्टोमर्स तक रहेगा तो जिफ्ट होगा। अगर 8 से ज्यादा रहेगा तो ये IUTI हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली उसे हम यूटेरस के बीच में ही इम्प्लांट कर देंगे, डाल देंगे, तो वहां पर वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड उस कंडीशन के बीच में जहां पर एम्ब्रियोस फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन, मतलब जिसके बीच में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम बॉडी के बीच में ही, चाहे वो ओवम उसी फीमेल का हो, स्पर्म किसी भी मेल का हो, बट अगर बॉडी के बीच में वो फ्यूज कर रहे हैं, बॉडी के बीच में अगर फ्यूज करे तो उसे हम इन वीवो कहते हैं। वीवो मतलब ऑन साइट, मतलब कि फीमेल के बीच में। तो उसके बीच में कौन सी कंडीशंस आती है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। एक तो हम क्या करेंगे कि ओम लेंगे, अगर किसी फीमेल के बीच में बाकी की सभी चीजें अच्छी है बट बस ओम नहीं बन पा रहा है किसी कंडीशन की वजह से, बट वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती है, तो हम किसी का गैमेट लेके या उसका खुद का ही गैमेट लेके उस कंडीशन के बीच में उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालेंगे, तो उसे हम कहते हैं गिफ्ट, मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे कि बाहर, ठीक है, अगर स्पर्म काउंट वगैरह कम है या बाकी की चीजें कम है तो स्पर्म को बाहर निकालेंगे और एक माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को ओम के बीच में डाल देंगे, एक सिंगल स्पर्म को उठा के, तो उसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कहते हैं। लाइब्रेरी में किया जाता है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओम। ये कब किया जाता है? ये मैंने आपको बताया कि कंडीशन में हो पाता है जब भी स्पर्म लो काउंट वगैरह होता है या इजैकुलेट नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर मेल है जिसका पेनिस छोटा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है, जिसका इजेक्शन का प्रॉब्लम है, तो मतलब इरेक्शन का प्रॉब्लम है पेनिस का, ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट है या वहां पर नहीं हो पा रही वो चीज है, ठीक है, इजैकुलेट वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। स्पर्म्स को लेते हैं, फीमेल के ट्रैक के बीच में उसे इंसर्ट करते हैं, तो उसे हम AI कहते हैं। AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वहां पर होता है। इन दिस टेक्निक सीमेन इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, और आर्टिफिशियली ऐसे हम डालते हैं यूट्रस के बीच में, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट है, अवर लॉज परमिट लीगल एबॉर्शन, इट इज एज एट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। समरी के बीच में कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, दो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वन इज फोर्स टू देम टू अवॉइड प्रेगनेंसी और डिले स्पेस प्रेगनेंसी, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के लिए। फिर बाद में देखो, इनएबिलिटी टू कंसीव प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर
2 years of unprotected sexual cohabitation is called as infertility। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो आप बायोलॉजी को अगर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, पूरी बायोलॉजी विद इन 7 डेज कवर करना चाहते हो, विद इन 10 डेज कवर करना चाहते हो, बायोलॉजी को जस्ट 15 दिन के बीच में 300 को क्रॉस करना चाहते हो, 100% एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स हैं। अगर इसे रिवाइज कर लोगे तो आपका स्कोर आराम से बढ़ जाएगा। फ्री टाइम के बीच में रिवाइज करना है, चाय पीते समय, खाना खाते समय, वॉशरूम के बीच में रिवाइज करना है। तो इसके लिए हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वैभव देशमुख बायोलॉजी। हजारों स्टूडेंट्स डेली यूज करते हैं और डेली यूज करने के बाद उनका स्कोर बहुत आराम से बढ़ता है। हजारों स्टूडेंट्स ने इसे ट्रस्ट किया है, यूज करे बेटा, आपका भी स्कोर बढ़ सकता है। एंड मे बी दिस इज द गेम चेंजर फॉर यू। हमारे शॉर्ट नोट जरूर देख लेना। एंड टॉपिक वाइज है, क्लास 11 पूरा है, क्लास 12 पूरा है, इसके बीच में न्यूली एडेड मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, ड्रग्स है, हर एक चीज है, टाइप है। एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे। एंड इसे यूज करने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसके लिए पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना।